नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल गेट नॉलेज एंड शेयर के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 की गणित का जो प्रश्नावली 6.2 है साथ रेखाएं और कोण की जो प्रश्नावली 6.2 है उसकी प्रश्न संख्या 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो पहला सवाल है वो हमने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो ये दूसरा सवाल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। तो हमें इस सवाल में दे रखा है कि आकृति में यदि ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ और वाई और जेड का जो अनुपात है वो 3:7 है, तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। यानी इस आकृति में ए बी और सी डी पैरेलल है, सी डी और ई एफ पैरेलल हैं। अब आपको अगर पता हो तो अगर कोई भी दो रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो अगर कोई भी दो रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर अंतर कोण बराबर होंगे और क्रमागत अंतर कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो चूंकि अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो हो सकता है कि एक्स और वाई का योगफल जो हो वो 180 अंश हो, क्योंकि क्रमागत अंतर कोण हो, वाई का और इस कोण का एक्स से ऊपर वाले कोण का मान बराबर हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमें यूज़ जो आएगा हम उनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम सारा चीज़ लेके बैठ नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम कुछ बेसिक चीज़ों का ही यूज़ करेंगे जो हमें काम आएंगी सवाल को हल करने में। और कहता है कि एक्स का मान भी हमें ज्ञात करना है, बेसिकली हमें वाई और जेड का अनुपात दे रखा है। अब देखिए, वाई और जेड का अनुपात दिया है, तो अगर हम लोग अनुपात हटाएंगे तो y बराबर में 3 के और z बराबर में 7 के आएगा। ठीक है, लेकिन अब उस k का मान अगर मिल जाए तो हमें y और z का मान मिल जाएगा, और अगर y का मान मिल गया तो हम y x का भी मान ज्ञात कर लेंगे क्रमागत अंतर कोण से। तो देखिए, चूँकि सी डी और ये पैरेलल हमें दे रखा है, तो जो y है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, y का जो मान है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा संगत कोण से। ठीक है, और इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा रैखिक अभिग्रहित से, इनका मान योग बराबर होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे इस तरह से। तो यहाँ से हमें के का मान मिलेगा समीकरण से। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसे हम लोग कोण 1 मान लेते हैं। ठीक है, कोण 1 हमने से माना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी तथा सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, तथा हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है y अनुपाते जेड बराबर में 3:7। ये चीज़ हमें दे रखी है। अब यहाँ से जब y और z का अनुपात हटेगा तो y बराबर में 3 के प्लस में और z बराबर में 7 के आएगा, ये आ गया। ठीक है, अब y और एक इस प्रकार से कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि संगत कोण। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि y बराबर में कोण 1, क्यों, संगत कोण से। ठीक है, संगत कोण से दोनों कोण बराबर हो गए, और y का मान यहाँ पे हमने 3 के निकाला है, तो यहाँ पे हम लोग y का मान सिंपल रख देंगे। तो यहाँ से कोण 1 बराबर में आ जाएगा 3 के, हमने इससे उल्टा करके लिख दिया है। ठीक है, तो कोण 1 बराबर में कितना आ जाएगा, 3 के बराबर। y का मान 3 के हमने निकाला है। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब हम लोग यहाँ पर रैखिक अभिग्रहित लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखिए चूँकि कोण 1 प्लस जेड बराबर में 180 अंश, क्यों, कारण है भैया रैखिक युग्म अभिग्रहित। ठीक है, रैखिक युग्म अभिग्रहित, क्योंकि ये EF तो एक रेखा है, ये काट रही है, किरण है एक प्रकार से, तो इन दोनों का कोण योगफल तो 180 के बराबर होगा ही, सिंपल है। हाँ, अब यहाँ से कोण 1 का मान 3 के है, जेड का मान यहाँ पे 7 के, तो रखेंगे इसे हम लोग। यहाँ पे हमने कोण 1 का मान निकाला है कितना, 3 के, और जेड का मान है हमारा 7 के। ठीक है, बराबर 180 अंश। अब ये दोनों कोण जुड़ेंगे तो यहाँ पे 10 की आएगा बराबर 180 अंश, और फिर यहाँ से के का मान आ जाएगा 180 अंश बटे में 10, 1 0 से 1 0 गया, बराबर आ गया 18 अंश। के का मान 18 अंश आ गया। ठीक है, अब अगर हमें के का मान मिल गया तो हमारा काम आसान है। अब यहाँ से हम के का मान उठा के इसमें रखेंगे, y का मान मिल जाएगा, जेड का भी मान मिल जाएगा। लेकिन हमें x निकालना है, तो x हम y की हेल्प से निकाल रहे हैं ना, कि क्रमागत अंतर कोण से। ठीक है, क्रमागत अंतर कोण से तो हम y का ही मान निकालते हैं। हाँ, आप z का भी मान निकाल के इस सवाल को हल कर सकते हैं। इस सवाल को हल करने की कई विधियाँ हैं,
ठीक है। सवालों को हल करने की कई विधियाँ हैं, ठीक है। इसे भी हल करने की कई विधियाँ हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ से जेड का मान निकालें, जो कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो आपने पढ़ा था कि एक ही समांतर रेखाओं, अगर मतलब कोई रेखा एक ही समांतर रेखाओं के क्या है, समांतर है, तो वो आपस में भी समांतर होते हैं, तो ए बी और ई एफ भी पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से जो कोण जेड का मान होगा वही कोण एक्स का मान होगा एकांतर अंतः कोण से। आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, आप इसको भी, आप एग्जाम में आपको जो तरीका समझ में आए, जो याद आए, आप वही लगा दीजिए, ठीक है। तो हम वाई का मान निकाल के इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ से यहाँ लिखा, चूँकि वाई बराबर में हमने यहाँ पे 3 के निकाला था, बराबर में आ जाएगा 3 गुणे 18, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया, 54 अंश आ गया, वाई का मान 54 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर वाई का मान हमें मिल गया तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्रमागत अंतःकोण लगाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि x प्लस वाई बराबर में 180 अंश क्यों, तो ये हो गया क्रमागत अंतःकोण। क्रमागत अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ क्रमागत अंतःकोणों का कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर में 180 अंश। अब x का मान हमें निकालना ही है, y का मान हमने 54 अंश निकाला है, तो x को ऐसे ही रहने देते हैं। y का मान 54 अंश रखते हैं, बराबर में 180 अंश। और फिर यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 180 अंश, 180 अंश माइनस में 54 अंश, और फिर यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 126 अंश। यह हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। लगभग बहुत ही सिंपल सवाल है पूरी प्रश्नावली का, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। और हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 हमें कह रहा है कि आकृति में, यहाँ पे जो आकृति दे रखी है, इसमें यदि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। अब ए बी और सी डी अगर पैरेलल है तो उससे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये एक जो लाइन होती है, ये जो एक शब्द होता है, हमें बहुत कुछ दे जाता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और ई एफ लंब मान सी डी कह रहा है, तो ई एफ जो है वो सी डी पर लंब है। लंब होने का मतलब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ और बार बार बताता रहूँगा कि अगर कोई भी रेखा लंब है किसी पे, यानी कि वहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। और लंब का साइन होता है ऐसे, ऐसे लंब का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जैसे कि ई एफ है वो सी डी पर लंब है इस प्रकार से, ठीक है। जो ई एफ है वहाँ पे सी डी पे, यहाँ पे इस लंब है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी 90 अंश होगा। और चूँकि रैखिक में अपग्रीड से, तो ये वाला भी एंगल 90 अंश हो जाएगा। पूरे एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या कह रहा है कि जी ई डी बराबर 126 अंश, यानी कि जो ये पूरा का पूरा एंगल है, जी ई डी यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एंगल 126 अंश के बराबर है। कौन सा एंगल, मैं आपको फील कराता हूँ थोड़ा सा टॉपिक का। ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका 126 अंश है। बहुत ही सिंपल सवाल है, ये देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है इसका फिगर। हाँ, तो अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि कोण ए जी ई यानी कि ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है। एक तो कोण जी ई एफ यानी केवल ये वाला एंगल, केवल इतना एंगल आपको ज्ञात करना है, जी ई एफ ज्ञात करना है। और एफ जी ई ज्ञात करना है, एफ जी ई यानी कि ये वाला एंगल ज्ञात करना है। अब देखिए, प्रश्न में जिस सीक्वेंस में दे रखा है उसी सीक्वेंस में सवाल को निकालेंगे। तो पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ठीक है। ये मेरी मतलब कि मैं पहले सवाल की स्ट्रेटेजी बताता हूँ, कैसे में सवाल हल करना है, फिर उसके बाद मैं सवाल पे आता हूँ। तो देखिए, हम लोग इसे हल कैसे करेंगे। पहली चीज़ हमें कोण ए जी ई ज्ञात करनी है, ठीक है। ए जी ई ये वाला एंगल सिंपल है भाई, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, जी उन्हें काट रही है, जी ई तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है, तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल जी ई डी होगा ए जी ई के बराबर। क्यों, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। पता नहीं है कि आपको पता है ना, बस वही तो सिंपल बात है ना यार। ऐसा कोई पूछता है क्या सवाल। यहाँ पे ए वैल्यू सी डी दे रखा है भाई, जी ई उन्हें काट रहा है, तो ए जी ई और जी ई डी आपस में बराबर तो होंगे ही एकांतर अंतःकोण से। हाँ, एक चीज़ में मिल गई, जी ई एफ। अरे मेरे भाई ये पूरा 126 अंश है, ये पूरा 126 अंश है। और खुद सोचिए, जो जी ई डी है वो किससे किससे मिल के बना है। जी ई डी जो है वो जी ई एफ और जी ई एफ और डी ई एफ से मिल के बना है। मैं आपको जब सवाल हल कराऊंगा आपको अच्छी समझ में आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो जी ई डी है वो जी ई एफ और एफ ई डी से मिल के बना हुआ है,
ठीक है। तो ये 90 अंश है क्योंकि लंब है, पूरा 126 अंश है, इसको 126 अंश में से 90 अंश हटाएंगे तो GEF मिल ही जाएगा। और FGE ज्ञात करना है, तो FGE हमें ये वाला एंगल मिल गया है, तो रैखिक अवगृहीत लगाएंगे तो ये वाला भी एंगल मिल जाएगा। चलिए हम लोग पहले सवाल एक बार हल करते हैं, ठीक है। तो क्या हम पहले लिखेंगे हल, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दिया है कि AB पैरेलल टू CD दे रखा है, ठीक है, तथा कोण GED बराबर 126 अंश दे रखा है, और EF लंबांश CD। अब EF लंबांश CD है तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो FED है और FEC है, यानी कि कोण FED बराबर होगा कोण FEC के, और दोनों का मान जो है 90 अंश के बराबर होगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है। अब पहले AGE ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है उसे लिख देते हैं। कोण AGE, कोण GEF, कोण FGE बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है गाइज। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग AGE का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि चूंकि AB पैरेलल टू CD तथा GE उन्हें काटती है, GE इन्हें काटती है, इसलिए AGE बराबर होगा कोण GED के, ठीक है। AGE और GED क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। AGE और GED बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, तो अगर कारण लिखना चाहते हैं आप तो लिख लीजिए कि भैया ये एकांतर अंतः कोण से बराबर होंगे आपस में, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और AGE का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा, कोण AGE यहाँ पे लिखेंगे तो कोण AGE हमें मिल जाएगा 126 अंश। AGE हमें कितना मिल गया, 126 अंश में, क्योंकि GED का मान भी 126 अंश है। हमें एक मिल गया यहाँ पे। अब GEF पे आते हैं। GEF कैसे मिलेगा, अब यहाँ पे लिखिए कि चूँकि कोण GED जो है ये किससे किससे मिलकर बना है, ये कोण GEF प्लस में कोण FED से मिलके बना हुआ है, इससे मिलके बना हुआ है ना, इन दोनों कोणों से। अब GED का मान हमें 126 अंश दे रखा है, हमें GEF तो हमें ज्ञात ही करना है, तो कोण GEF ऐसे ही रहने देते हैं। और FED का मान 90 अंश से लंब है, FED का मान, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 90 अंश को इस साइड ले आइए, तो यहाँ पे आ जाएगा 126 अंश माइनस का 90 अंश बराबर में आ जाएगा कोण GEF, और यहाँ से GEF जो है वो इसको घटाने पे आ जाएगा 36 अंश। ये हमें एक मिल गया, एक हमें यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, बचा एक FGE। अब ध्यान से देखिए, AB एक देखा है, ये किरण इस पर खड़ी है, तो इनका और इनका जो योगफल है वो 180 अंश के बराबर होगा रैखिक युग्म अभिगृहीत से, रैखिक युग्म अभिगृहीत से, ठीक है। ऐसे नहीं लगाना चाहते तो ये समांतर है रेखा, ये काट रही है, तो इसका योगफल 180 क्रमागत अंतः कोण से बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं यहाँ पे रैखिक युग्म अभिगृहीत से सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि भैया हो कि चूँकि, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि चूँकि कोण AGE प्लस में कोण FGE बराबर में 180 अंश। ऐसा क्यों भैया, तो ऐसा हुआ है हमारे रैखिक युग्म अभिगृहीत से, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये सवाल, बस देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ ली हैं रैखिक युग्म अभिगृहीत से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग AGE का मान हमने यहाँ पे निकाला है, तो AGE का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो AGE का मान 126 अंश रखेंगे, प्लस में FGE तो हमें ज्ञात ही करना है, तो यहाँ पे कोई मान रखने की ज़रूरत नहीं है, और 180 अंश दे रखा है, 126 अंश को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे कोण FGE बराबर में आ जाएगा इसको 180 अंश माइनस ऑफ 126 अंश, यहाँ पे बराबर कोण FGE आ जाएगा। आप कैसे हम घटाएंगे तो ये आएगा आपका 54 अंश। बहुत ही सिंपल सवाल, आपको तीनों चीज़ मिल गई हैं। आप एक बार फिर देखिएगा ना, आप सोचिए कि आप कैसे क्या निकाल सकते हैं, आप तब मैथ को हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो
आज के इस वीडियो का सबसे जो खास प्रश्न है वो यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आकृति में यदि पी क्यू पैरेलल टू एस टी, यानी कि ये जो है ये एस टी के पैरेलल है, ठीक है। और कह रहा है कि कोण पी क्यू आर बराबर में 110 है। कोण पी क्यू आर, ये वाला जो एंगल है ये आपका 110 अंश है। कोण पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल आपका 110 अंश है, ठीक है। और आर एस टी बराबर में 130 अंश, आर एस टी बराबर में 130 अंश दे रखा है। अब फिर कह रहा है कि कोण क्यू आर एस ज्ञात करिए। क्यू आर एस ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल सवाल है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हम लोगों को सवाल में एक संकेत दे रखा है, यानी कि हिंट दे रखा है। क्या हिंट दे रखा है, उसने कहा है कि भाई साहब आपको बिंदु आर से इसकी या इसके किसी के भी पैरेलल आपको एक रेखा खींचनी है, ठीक है। तो ये हमारे बुक में संकेत दे रखा है, तो हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन पे बुक का जो स्क्रीनशॉट है क्वेश्चन का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो कह रहा है कि आपको बिंदु आर से पी क्यू या एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए और फिर उससे सवाल है आसानी से हल हो जाएगा। तो हम लोग वही करते हैं, हम लोग बिंदु आर से एस टी के समांतर मान लीजिए हमने एक रेखा खींच दी, ठीक है। अब तो हम लोगों को अब हम लोग सवाल एक बार शुरू करते हैं, ठीक है, तब हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल। अब हल में सबसे पहले क्या, पी क्यू पैरेलल टू एस टी दिया है तथा कोण पी क्यू आर बराबर में 110 अंश और कोण आर एस टी बराबर में 130 अंश दे रखा है, ठीक है। और जो कोण क्यू आर एस है वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो अपनी तरफ से रचना की है, ठीक है, यहाँ पे हमने जो अपनी तरफ से रचना की है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोगों को बताना पड़ेगा सवाल में, ठीक है। तो हम लोग पहले से नाम दे देते हैं। मान लीजिए हमने इसे नाम दे दिया एम एन, ठीक है, इसे हमने एम एन नाम दे दिया क्योंकि इसका यूज़ आएगा बाद में। हाँ, तो यहाँ पे आप लिखिए कि रचना में ये रचना आपने की है अपनी तरफ से, तो आपको इस सवाल में ज़रूर से ज़रूर बताना पड़ेगा। तो आप लोग लिख लीजिए कि जो आपने किया आपको वही लिखना है, सेम टू सेम। जो बुक की लैंग्वेज है आपसे भी लिख सकते हैं कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर, किसी के भी समांतर आप कह सकते हैं, एस टी के समांतर एक रेखा एम एन खींची ना आपने, एम एन रेखा खींची है तो एम एन खींची। हाँ, तो इससे क्या हुआ, इसलिए जो एम एन है, एम एन पैरेलल टू एस टी है, ठीक है, ये है। और चूंकि हमें पी क्यू चूंकि पी क्यू पैरेलल टू एस टी दे रखा है। अब आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कि अगर कोई रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हैं तो वो परस्पर ही समांतर होती हैं। इसलिए यहाँ पे आप लिख देंगे जो एम एन है वो भी पैरेलल टू पी क्यू होगा। हाँ, मतलब कि आपने पढ़ा था जो एक ही समांतर रेखाओं वाला प्रमेय था ना, कि अगर कोई रेखाएं हैं वो एक ही रेखा के समांतर तो परस्पर समांतर होती हैं। तो यहाँ पे आप कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपने ये क्यों बना दिया, कैसे बना दिया। तो उसके लिए आप रीज़न देंगे कि एक ही रेखा की समांतर रेखाएं, ठीक है, आपने ये रीज़न दे दिया कि ये जो दोनों रेखाएं हैं एक ही रेखा के समांतर, इस रेखा के एस टी के समांतर हैं, ठीक है। अब ये रीज़न देने के बाद अब आप लोग आगे बढ़ी। अब हम लोग थोड़ा सा सवाल को सोचते हैं कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। बेसिकली हम लोगों को क्यू आर एस तक पहुंचना है, ठीक है। कैसे पहुंच सकते हैं, हमें पी क्यू और एम एन पैरेलल दे रखा है। तो यहाँ से एक तो हम लोग कर सकते हैं कि इसका मान बराबर होगा, बेसिकली होगा ये और ये, क्योंकि ये पैरेलल ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये एकांतर अंतः कोण है। नहीं समझ में आ रहा, इसको आप बढ़ा लीजिए, आप खुद से आप बढ़ाइए, इमेजिन करिए यहाँ तक है तो ये दो रेखा है ये काट रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये पूरे एंगल के बराबर होगा, क्यू आर इसका नहीं बराबर होगा, क्यू आर एन के बराबर होगा, ठीक है। और यदि हमें कैसे भी करके हमें एस आर एन मिल जाए, एस आर एन का मान मिल जाए तो हम क्यू आर एस ज्ञात कर सकते हैं घटा के। अब एस आर एन कहाँ से मिलेगा, सोचिए, एस आर एन कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है, क्रमागत अंतःकोण। ये रेखा समांतर है, ये काट रही है। अब इसको भी वैसे इमेजिन करिए, मान लीजिए कि जो
ये एस टी यहाँ तक एकदम बढ़ा हुआ है, ठीक है, एकदम पूरा ऐसे ये दोनों रेखाएं हैं, ये काट रही है, तो ये वाला एंगल क्रमागत अंतः कोण होगा। तो अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, यहाँ से एकांतर अंतः कोण ये वाला एंगल मिल जाएगा, तो हम लोग क्यू आर एस ज्ञात कर सकते हैं घटा के, ठीक है। तो पहले हम लोग ये वाला एंगल ज्ञात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा कौन कौन सी रेखाएं आप समांतर ले रहे हैं। तो हमने कौन कौन सी रेखाएं समांतर लिया, हमने लिया कि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि एस टी, हमने एस टी को लिया, तो एस टी पैरेलल टू एम एन, ठीक है, तथा तिर्यक रेखा कौन सी काट रही है उन लोगों को, एस आर काट रही है, एस आर। आपको ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है, वो छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट है। एस आर उन्हें काटती है। चलो हमने एक बार मान लिया कि काट रही, तो काटने से क्या हो गया, अरे मेरे भाई काटने से तो ही सब कुछ हुआ है, अगर ना काटती तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है, काटती हैं। इसलिए क्या, इसलिए क्रमागत अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो इसलिए कोण आर एस टी जो है वो बराबर होगा कोण एस और इन कोण आर एस टी और कोण एस आर एन होगा बराबर ऑफ 180 अंश, ठीक है। क्रमागत अंतः कोण से, तो आप यहाँ पे रीजन भी लिखेंगे मेरे प्यारे भैया कि कैसे होगा, क्रमागत अंतः कोण से, ठीक है, क्रमागत अंतः कोण से। अब एस आर टी का मान 130 दे रखा है, यहाँ पे प्यारा सा एस आर टी है, तो हम लोग यहाँ पे 130 अंश रखेंगे, प्लस में कोण एस आर एन बराबर में 180 अंश, और यहाँ से जो कोण, अब लोग यहाँ पे लिख देते हैं इस साइड, अब यहाँ से जो कोण एस आर एन 130 अंश इस तरफ जाएगा और हमें मिल जाएगा कोण एस आर एन बराबर में 180 अंश माइनस में 130 अंश बराबर में 50 अंश। अब हमें तो एस आर एन ज्ञात करना है नहीं, तो अब हम लोग यहाँ से इसको एकांतर अंतः कोण बराबर करेंगे और फिर इसमें से हम लोग ये वाला घटाएंगे जो कि हमने भी यहाँ पे ज्ञात किया है, ठीक है। तो अब कौन कौन सी रेखाएं समांतर लेनी पड़ेंगी एकांतर अंतः कोण बराबर करने के लिए, तो हम लोग लेंगे पी क्यू और एम एन। यहाँ लिखिए आप फिर से, चूँकि पी क्यू पैरेलल टू एम एन तथा तिर्यक रेखा कौन सी काट रही है, इसमें क्यू आर काट रही है, क्यू आर उन्हें काटती है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसलिए जो या इसीलिए तो सब कुछ हुआ, काट गया इसीलिए तो सब कुछ हुआ है। तो यहाँ पे कोण पी क्यू आर है वो बराबर आ जाएगा कोण क्यू आर एन की। ध्यान से देखिए, इसको बढ़ाइए, ये काट रही है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होगा, तो ये बराबर हो रहे हैं किससे, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। हाँ, तो अब पी क्यू आर का मान 110 अंश दे रखा है, तो यहाँ से कोण क्यू आर एन बराबर में कितना आ गया, 110 अंश, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि क्यू आर एन किससे मिलकर बना है, कोण क्यू आर एन बराबर में है कोण क्यू आर एस प्लस में कोण एस आर एन, दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो एस आर एन का मान हमने वहाँ पे ज्ञात किया है ना 150 अंश, क्यू आर एन का मान हमने यहाँ पे 110 अंश ज्ञात किया है, तो यहाँ पे आप 110 अंश रखेंगे, यहाँ पे हमने ज्ञात किया, ये एस आर एन यहाँ 50 अंश, क्यू आर एस तो हमें ज्ञात ही करना है, यहाँ पे 50 अंश रखेंगे, 50 अंश को इधर ले आए तो यहाँ पे कोण क्यू आर एस बराबर में आ जाएगा 110 अंश माइनस 50 अंश आ जाएगा, इसको घटाने पे 60 अंश, तो कोण क्यू आर एस बराबर में कितना आ गया, 60 अंश आ गया, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा सा स्पेशल था आप लोगों के लिए, ठीक है, तो क्योंकि इसमें रचना दे रखी थी, इनमें हमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ रचना करनी थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक